अंतरिक्ष के रहस्य। हेलो व्यूवर्स, अंतरिक्ष के रहस्यों की इस सीरीज में हम विज्ञान के सबसे दिलचस्प विज्ञान को देखेंगे। हमारा ब्रह्मांड अजीब घटनाओं से भरा है जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सवालों के जवाब देना और पहेलियों को सुलझाना हजारों वर्षों से एस्ट्रोनॉमी के पीछे की प्रेरक शक्ति रहा है। भले ही अक्सर ऐसा लगता है कि हर रहस्य के हल के लिए एक नया रहस्य सामने आता है, फिर भी आज एस्ट्रोनॉमर्स यह सोचना पसंद करते हैं कि उन्हें हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तौर तरीके और तारों के जीवन चक्र से लेकर आकाश गंगाओं के उत्पत्ति तक की प्रक्रियाओं की काफ़ी अच्छी समझ है। और ये निश्चित रूप से सच है कि हम एक सदी पहले की तुलना में बहुत अधिक जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ढीले छोर हैं और नए अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ रहस्य हाल की खोजें हैं जो अक्सर पहली बार में पहले से एस्टैब्लिश्ड नियमों को तोड़ते हुए लगते हैं, लेकिन एक बार दुनिया के लिए मिस्ट्री ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद, जैसे एक अनइमेजिनेबल स्टार SDSS J1029185+172927 या रेक्टेंगुलर गैलेक्सी LEDA 074886। वैज्ञानिक इनके बारे में अधिक जानने और ये समझने के लिए अपने कलेक्टिव एफर्ट्स और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स की एक बड़ी सीरीज को चला सकते हैं कि ये पहले से इस्टेब्लिश्ड नियमों को क्यों तोड़ रहे हैं। यूरेनस के उपग्रह मिरांडा की नई तस्वीरों से निश्चित रूप से इसके टर्ब्यूलेंट हिस्ट्री के बारे में अधिक पता चलेगा, लेकिन दुख की बात है कि हम किसी रहस्य के अध्ययन के लिए अचानक किसी भी समय एक और प्रोब भेजने की संभावना नहीं रखते हैं। जैसे सन के कोरोना के लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों के बारे में अध्ययन के लिए नई तकनीकों के विकास का इंतजार करना पड़ा है, और डार्क मैटर जो पूरे ब्रह्मांड में है अभी भी निराशाजनक रूप से धोखे से भरा हुआ है। लेकिन शायद सब में सबसे रोमांचक रहस्य वे हैं जो एकदम से सामने आते हैं, जैसे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को गति देने वाली ऊर्जा, डार्क एनर्जी। 2 दशक पहले एस्ट्रोनॉमर्स को ये भी नहीं पता था कि उन्हें हल करने के लिए पहेलियां हैं, फिर अब डार्क एनर्जी इस फील्ड के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक है। इस तरह की खोजें और जो अननोन्स हैं, ये बेशक भविष्य में खोजे जाएंगे जो अंतरिक्ष की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ज़्यादातर ब्रह्मांड गायब है। पिछले 1 दशक से एस्ट्रोनॉमर्स एक ऐसे रहस्य के बारे में सोच रहे हैं जिसने ब्रह्मांड के बारे में पहले से जो सोचा था उसमें से बहुत कुछ को कम कर दिया है। हमने एक बार सोचा था कि ब्रह्मांड में 2 तरह के मैटर का डोमिनेंस है। नॉर्मल मैटर, जिसे बैरियोनिक मैटर कहते हैं, ये एक तरह का मैटर है जो लाइट और तरह के रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करता है, और दूसरा डार्क मैटर जो इनविजिबल है। सिर्फ एक कारण है, इसकी ग्रेविटी, जिसे हम महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये है। डार्क मैटर के होने का कोई दूसरा सबूत नहीं है। लेकिन 90s का दशक कॉस्मोलॉजिस्ट को अचानक एक ऐसे मोड़ पर रख दिया जहां उन्होंने पाया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो अपने अंदर रहे मैटर के ग्रेविटेशनल ड्रैग की वजह से स्लो डाउन होना चाहिए, वो एक्चुअल में स्पीड अप हो रहा है। इसकी गवाही थियरीज नहीं बल्कि अर्थ से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज के सुपरनोवा देते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लोजन्स हमारी उम्मीद से अधिक धुंधले दिखाई देते हैं। अगर हम अपने कॉस्मिक एक्सपेंशन के मॉडल पर भरोसा करते हैं तो अब ऐसा होने के पीछे हम जिस ऊर्जा को कारण मानते हैं हम उसे डार्क एनर्जी बुलाते हैं। तो ब्रह्मांड में जिसे हम डार्क एनर्जी समझते हैं वो ब्रह्मांड के 70% हिस्से का जिम्मेदार है। 70%, कैन यू इमेजिन? कोई नहीं जानता कि असल में डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन शायद इस खोज का सबसे दिलचस्प और भयानक पहलू ये है कि ये बढ़ता हुआ लग रहा है। लगभग 7.5 बिलियन ईयर पहले तक यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीमा पड़ रहा था, फिर अचानक डार्क एनर्जी का स्ट्रेंथ ग्रेविटी को अपने वश में कर लेता है और आज ब्रह्मांड का विस्तार फिर से रफ्तार पकड़ लेता है। कुछ का अनुमान है कि आज से कई अरब साल बाद भी अगर डार्क एनर्जी का बढ़ना ऐसे ही जारी रहता है तो जब ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि गैलेक्सीज, स्टार्स और यहाँ तक कि मैटर के अलग अलग कण भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो ब्रह्मांड का अंत बिग रिप में हो सकता है। 100% एक्यूरेसी से तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहले तो ब्रह्मांड को ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। कुछ दिन से मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि ब्रह्मांड एम्प्टी क्यों नहीं है, और जवाब मिला कि ब्रह्मांड हमारे एम्प्टीनेस के आइडिया को बिल्कुल भी नहीं समझता है। मैं सोच रहा था इस वीडियो को लाने के लिए, पर उससे पहले क्वांटम फिजिक्स का एक जनरल बैकग्राउंड बन जाए तो ठीक रहेगा। द ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक रेज।
कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, इनके ओरिजिन का कुछ पता नहीं है और इसीलिए तो ये रहस्य है। ऑफ कोर्स ये स्पेस से कहीं से आते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करते समय लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स को उत्पन्न करते हैं। आमतौर पर हम इन लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स के जरिए ही कॉस्मिक रेज का पता लगाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इन्हें इनके स्पीड और एनर्जी के बेसिस पर कई क्लासेस में बांटा है, जिनमें ज़्यादातर कॉस्मिक रेज दूर के सुपरनोवा से उत्पन्न हुए लगते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले अल्ट्रा हाई एनर्जी रेज हैं, जो टाइनी बहुत छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे बेसबॉल जितनी ऊर्जा रखते हैं। कई सालों तक अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल्स का ओरिजिन गामा रे बर्स्ट्स को माना जा रहा था, जो एनॉर्मस ब्लास्ट ऑफ एनर्जी से निकलते हैं। तो हमने इन्हें डाइंग स्टार्स या मर्जिंग ब्लैक होल्स से जोड़ दिया, क्योंकि यही ऐसा करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अंटार्कटिका के नीचे तल में एक पार्टिकल डिटेक्टर द आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के हाल के अध्ययन पहले से प्रेडिक्टेड न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के ओरिजिन का पता लगाने में फेल हो गया। एस्ट्रोनॉमर्स अब इस आइडिया पर फिर से सोच विचार कर रहे हैं कि हो सकता है ये डिस्टेंस एक्टिव गैलेक्सीज के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास जो नेचुरल पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं उनके जरिए बनते हों। शायद एक पार्टिकल एक्सेलरेटर हमने बनाया है जो सर्न में है, ये नेचुरल पार्टिकल एक्सेलरेटर्स से बनते हैं। साउंड्स क्रेजी। इम्पॉसिबल स्टार्स कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्हें होना ही नहीं चाहिए पर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। तो एक बार एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसा तारा मिला जो सारे नियमों को तोड़ता हुआ नजर आता है, जिस वजह से ये हमें लंबे समय से माने जा रहे थियरीज के बारे में दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। साल 2011 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO के वैज्ञानिकों ने कैफू स्टार के रूप में ऐसी ही एक खोज की। एक स्टार जो धरती से 4000 लाइट ईयर दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में है। ये स्टार भी मुख्य रूप से ब्रह्मांड के दो सबसे हल्के एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है, पर ये एक साथ मिलकर सितारे की रचना का 99.9993% हिस्से को बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार में हैवियर एलिमेंट्स पूरी तरह से एब्सेंट हैं। इसका मास सन के मास का 4/5 है। 4/5 मतलब अगर सन के मास को 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दें तो उसका 4 हिस्सा कैफू स्टार का मास है। इस तरह के प्योर लाइट वेट स्टार का फॉर्मेशन 13 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग के बाद बचे रॉ मटेरियल कच्चे ब्रह्मांडीय माल से हुआ होगा। लेकिन समस्या ये है कि स्टार फॉर्मेशन के एक्सेप्टेड मॉडल्स के मुताबिक इसे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। एक स्टार फॉर्मेशन के कोलैप्स में जितनी ग्रेविटी चाहिए उसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि एक प्रोटोस्टेलर क्लाउड में या तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हैवियर मेटल्स हो या ओवरऑल लार्जर मास हो। छोटे और लो डेंसिटी स्टार्स को तो सिंपली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कैफू स्टार्स और इन जैसे और भी स्टार्स हमें अपने थियरीज के ऊपर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर गैलेक्सीज, अब ये और अजीब है। ऑर्बिटल मैकेनिक्स के लॉस का मतलब है कि ग्रेविटी के प्रभाव में स्टार्स हमेशा एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एक स्ट्रेच्ड सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेंगे। इसलिए लार्ज ग्रुप्स में जैसे एक गैलेक्सी में इमेजिन करिए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के प्रभाव में बिलियंस ऑफ स्टार या तो फ्लैटन डिस्क जैसे कि स्पाइरल शेप बनाते हैं या तो बॉल शेप्ड जैसे एलिप्टिकल गैलेक्सीज बनाते हैं। लेकिन एक गैलेक्सी के रेक्टेंगुलर कॉर्नर्स हों इम्पॉसिबल। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने साफ तौर पर कई रेक्टेंगुलर फीचर्स वाली गैलेक्सीज को पाया है। मिसाल के लिए इराडेनस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक गैलेक्सी लीडा 07486 जिसे इमेराल्ड कट गैलेक्सी भी कहते हैं, अपने अगल बगल एक क्लस्टर में एक ड्वार्फ रेक्टेंगुलर गैलेक्सी है। बड़ा सवाल ये है कि इसका शेप बहुत समय तक रहने वाला स्ट्रक्चर है या बस एक छोटा सा कोइंसिडेंस। एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने जायंट जापानीज सुब्रू टेलीस्कोप से इसकी स्टडी की थी, उनका अनुमान है कि पॉसिबली ये लॉन्ग लिव्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो दो गैलेक्सीज के बीच टकराव और एक नए पूरे में मिलने और बाहरी तारों के बिखरने की वजह से बॉक्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में हो गए, जिसने स्टार बर्थ मतलब गैलेक्सीज में तारों के जन्मने को एक नए केंद्र की ओर ढकेल दिया। मुमकिन है कि इन रेक्टेंगुलर गैलेक्सीज के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा।